अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शाजिया नैयर फोर कॉर्नर्स विद तारक में आपके साथ हाजिर हैं और वाशिंगटन डीसी से साजिद तारक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। थैंक यू शाजिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स वंडरफुल। साजिद साहब, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डेवलपमेंट्स और बहुत सारी टॉक्स जो हैं वो चल रही हैं। खास तौर पे इस वक्त जो तमाम दुनिया की नजरें हैं वो अफगान सूरत हाल के ऊपर हैं कि अफगानिस्तान की जो अमरीकी इनखला के बाद सूरत हाल है वो क्या है। आज अमरीकी इनखला मुकम्मल हो गया और अमरीका की तरफ से ये भी बयान दिया गया कि अमरीकी इनखला जो है वो जो मुकर्ररा मुद्दत थी उससे पहले, एक दिन पहले मुकम्मल कर लिया गया है और एक आखिरी फौजी जो जहाज पे सवार हो रहे हैं उसकी फोटो भी जारी की गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? मैं ये समझता हूँ अमेरिकन वॉरफेयर और स्पेशली नॉट सिर्फ वॉरफेयर, अमेरिका की हिस्ट्री का एक बदतरीन चैप्टर बड़े बुरे तरीके से बंद हुआ है। आज वाशिंगटन जी। डीसी मायूस है, शर्मिंदा है, होपलेस समझ रहा है और हेल्पलेस समझ रहा है। करंट एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि आगे किस तरह जाना है। जो आखिरी फौजी आपने कहा जो C-130 पे चढ़ रहे थे, ही वाज अ मेजर जनरल, और उसी प्लेन के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसडर थे वो भी उसी जहाज में बैठ के वहां से निकले। अफसोस के साथ मैं कहूंगा कि पेंटागन में जनरल मैकेंजी, उन्होंने किस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा, जिस तरह आप कह रही हैं, उन्होंने कहा कि हमने अपना इनखला अपने मुकर्रर मुद्दत से पहले कर लिया और देखें हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनखला किया है। इस पे वो सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि एवरेज अमेरिकन जो है वो शर्मिंदा है। 13-20 साल के मरीन्स की डेड बॉडियां आई हैं और जिस तरीके से अगले दिन डोवर एयरपोर्ट पे वो लैंड की हैं, वहां पे कई फैमिलियां जो थी उन्होंने जो बाइडन से मिलने से इनकार कर दिया। और बिलखसूस जो फॉक्स है उसको बार बार उन्होंने दिखाया कि जब प्रेसिडेंट साहब वहां पे बैठे थे डेड बॉडियों को रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे, बार बार अपनी घड़ी को देखते रहे हैं। जिन लोग और कई जो लोग हैं उन्होंने इस चीज को बड़ा माइंड किया है। बिलखसूस एक मरीन का बाप, उसने कहा कि बाइडन साहब आए थे मेरी लड़के की डेड बॉडी पे अफसोस करने, लेकिन अपने लड़के के मिलिट्री सर्विस के बारे में बातें करते रहे हैं, मेरे लड़के पे अफसोस नहीं किया। इस वक्त अमेरिका ना सिर्फ शर्मिंदा है, मायूस है और दुख से गुजर रहा है कि दुनिया की सोल सुपर पावर निकली वहां से बगैर कुछ हासिल किए। $3 ट्रिलियन का नुकसान, जदीद तरीन असला 80 बिलियन से ज्यादा छोड़ के आए हैं। इस वक्त मैं बताना चाहूंगा कि तालिबान इस वक्त जो है वो 85 मुल्कों से ज्यादा, 85 मुल्कों के ऊपर उनका नंबर आ चुका है असले की वजह से। जिस तरीके का लेटेस्ट मिसाइल और हेलीकॉप्टर छोड़ के आए हैं, अगले दिन यहां पे किसी ने कंपैरिजन किया तो उसने कहा ऑस्ट्रेलिया जितनी फौजी सलाहियत इस वक्त तालिबान रखते हैं। तो उस रीजन में क्या होगा, उस रीजन में क्या होगा, उस रीजन में जब अद्वियात खत्म हो जाएंगी, खाने पीने की चीजें खत्म हो जाएंगी और असला मौजूद होगा तो क्या होगा। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि तालिबान ये सिर्फ एक ग्रुप का नाम नहीं है। जी। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 18 से ज्यादा तालिबान ग्रुपों में डिवाइडेड हैं। उन सारे ग्रुपों का नाम तालिबान है, मुख्तलिफ किस्म के तालिबान, अपने अपनी इलाकाई अपनी अपनी जबानों की वजह से वो जाने जाते हैं और उसको एक अम्ब्रेला के नीचे। तो वो ग्रुप किस तरीके से आगे कोऑर्डिनेट करेंगे एक दूसरे के साथ, आगे किस तरह चल सकेंगे, ये एक सवालिया निशान है दुनिया के लिए। और अमेरिका मेरे समझ से बाहर है कि आज डेमोक्रेट कुछ लोग हैं जो तिफल तसल्लियां देते नजर आते हैं कि हमने अब टारगेट अचीव किया। क्या टारगेट अचीव किया? उसामा बिन लादेन को मारा, बनाया भी आपने था, मार दिया तो 10 साल बाद क्या करते रहे वहां पे? क्यों बैठे रहे? हमारे ट्रिलियंस डॉलर्स क्यों बर्बाद किए टैक्स पेयर्स के? दुनिया का सुकून क्यों खराब किया? और आज जिस तरीके से निकले हैं, पहले रात के अंधेरे में एक दफा निकले थे और आज रात के अंधेरे पे तो नहीं, लेकिन रेड लाइन को बचते बचते CIA के जो हेड थे वो गए, मिन्नतें करते रहे, मुझे घंटे और दे दो, मिनट दे दो, और उन्होंने कहा कि इट्स नॉट अ डेड लाइन, इट्स अ रेड लाइन। और आज जो तालिबान की प्रेस बहुत कॉन्फ्रेंस थी, बेआबरू उन्होंने कहा होकर तेरे कूचे से हम बहुत तेरे निकले। कूचे से हम निकले। और बिलखसूस जो मैं समझता हूं कि मुजाहिद साहब जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज सिग्नल है पूरी दुनिया के लिए, इन्वेडर्स के लिए। और बिलखसूस उनका इशारा बिल्कुल अमेरिका की तरफ था कि आइंदा किसी मुल्क में जाना तो सोच के जाना, ये एक इशारा था उनका। और लेकिन ये कि मैं उनको नहीं ब्लेम करता हूँ। मैंने बार बार कई दफ़ा कहने की कोशिश की कि तालिबान ये जंग जीते नहीं है, अमेरिका जंग हारा है, क्योंकि हारना चाहते थे ये। अमेरिका के पास ताकत मौजूद थी, विल मौजूद नहीं थी।
और जंगें विल पे लड़ी जाती हैं, जंगें ताकत असले के साथ नहीं लड़ी जाती। आजरबाईजान ने भी अच्छा दुनिया में प्रूव साजिद किया है। साहब, जी जी। अच्छा साजिद साहब, तालिबान हुकाम जो हैं उनकी पाकिस्तान हुकाम के साथ भी बातचीत चल रही है और मुख्तलिफ जो अमूर हैं उसके ऊपर बात की जा रही है, ना कि सिर्फ एक टॉपिक हो जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, बल्कि जो वॉल लगाई गई है उसके ऊपर भी बात हुई है, तालिबान जो पाकिस्तानी तालिबान है उसके ऊपर भी बात हुई है। इसके हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान और अफगान तालिबान के जो ताल्लुकात आगे बनने के लिए जा रहे हैं, वो क्या वो सिनेरियो होगा उसका, और पाकिस्तान की क्या सिचुएशन होगी वहां पर? देखिए, अभी कई चीजें तो कबल वक्त होंगी मेंशन करना, अभी टू अर्ली के लिए। उसकी वजह यह है कि तालिबान को पहले अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा। अब वो देखें, उसके चांसेस मुझे कम ये लगते हैं, सोर्सेज रिसोर्सेज मौजूद नहीं है उनके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ज्यादातर लोग जो है वो भाग चुके हैं या भागने की तैयारियां कर रहे हैं। इनको पहले तो एक एतमाद की फजा वहां पे कायम करनी होगी। एक जी। बहुत बड़ा टेस्ट है। टोनी बिल्किन जो कि अमेरिका के वज़ीर खारजा हैं, उन्होंने अगले दिन कहा कि 124 या 25 ममालिक का ग्रुप जो है वो देख रहा है कि देखें अमेरिका तालिबान किस तरीके से अपने आप को प्रूव करते हैं। लेकिन मैं आज एक पेशगोई करूंगा कि इस वक्त जी। चाइना रशिया तो बिल्कुल उनको बेकरार है एक्सेप्ट करने के लिए, रिकग्नाइज करने के लिए। इस वक्त राइट उस ग्रुप में या उसी के साथ या कुछ दिनों के साथ इंग्लैंड इनको रिकग्नाइज करेगा, फ्रांस करेगा और उसके बाद जर्मनी करेगा, और इसी ग्रुप के साथ अमेरिका इनको रिकग्नाइज करेगा। उसकी वजह यह है कि वेस्टर्न जो कंट्री हैं ये समझ चुके हैं कि हमने अगर ज्यादा वैक्यूम छोड़ा तो रशिया और चाइना आके हमारा वैक्यूम फिल कर लेंगे। एक तो ये खदशे हैं इनको, और दूसरा इनको खदशा ये भी है कि दोबारा वहां पे अगर हमने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट ना दी तो वहां पे फिर दोबारा दहशतगर्दी हो सकती है और रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है। लेकिन ये मैं कहूंगा कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ चाइना, रशिया वो तो रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार बैठे वो तो। उसके बाद जो है जो दूसरा ग्रुप इसमें से करेगा वेस्टर्न अमेरिकन एलाइज का, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, और उसके बाद अमेरिका खुद इनको रिकॉग्नाइज करेगा। ये बड़ी जल्दी होने वाला है, ये काम इसके लिए बिल्कुल हो रही है। पाकिस्तान के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से कई जी। चीजें जो हैं वो मेरे लिए वो जो काबिल मुझे फिक्र है जिन चीजों की, वो ये है। एक तो तालिबान का ये जो बयान आना था कि तहरीक तालिबान TTP जो है पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है, इसने मुझे बादर किया। और आज सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू जो मैं समझता हूँ, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि इस वक्त दोहा में दीपक मित्तल के साथ शेर मोहम्मद साहब जो है तालिबान के जो उनके नुमाइंदे हैं, दोहा में आज मिले हैं। कल अमेरिका निकला है और आज मिला है, आज तालिबान और इंडिया मिल रहे हैं आपस में। ये एक फिक्र वाली बात ये है। और उसमें जो सबसे अट्रैक्टिव बात ये है, जो मेरे लिए अचंभा था इस चीज का, कि वो तालिबान की रिक्वेस्ट पे मिले हैं और उन्होंने ट्रेड डिस्कस किया। उन्होंने डिस्कस किया कि वहां से हिंदू और सिखों को किस तरह, अफगानी सिखों को किस तरह निकालना है। लेकिन मेरे लिए ये एक काबिल फिक्र मोमेंट है कि पाकिस्तान एक तरफ पे, आप मैं ये बताना चाहूंगा कि आप TTP को कहें कि अंदरूनी मसला है, आपकी जो बाढ़ आपने लगाई है हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। 2 फौजी अगले दिन बॉर्डर पे पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं और बॉर्डर के ऊपर पहले उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिया था। और इन सारी चीजों के ऊपर जी। जाके इस वक्त इंडियन एम्बेसडर को रिक्वेस्ट करके मिलना कतर में मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक अच्छे सिग्नल नहीं है, अच्छी उम्मीदें नहीं है। ये मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क है। मैं इसके बारे में मजीद डिटेल सीखने की कोशिश करूंगा ताकि मैं डिस्कस करूं आपके साथ आने वाले दिनों में। लेकिन ये कुछ मेरे जो आज का था उसमें था कि, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में इस वक्त अमेरिकन और जाना अफगानियों का और बगैर जांच पड़ताल के जाना ना वेट कर सकें। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक और जो सबसे बड़ा इशू है, एक तो $80 बिलियन का जो असला छोड़ के आए, दूसरा 1,24,25 हजार अफगानियों को अमेरिका में लाने के लिए बगैर किसी जांच पड़ताल के या पूरी दुनिया में जाएंगे। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कतर के अंदर 2-3 लोग उन्होंने पकड़ लिए हैं जो अलकायदा में या जिनकी इंटरनेशनल एजेंसी उनके रेडार पे थे, जिनके अजायम अच्छे नहीं थे, वो पकड़े भी जा चुके हैं। उसके शवाहिद भी मिल रहे हैं कि इन्हीं अफगान महाजरीन की शक्ल में वो दहशत गर्द भी जो है वो जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो, मिडल ईस्ट में जाएं, चाहे वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं या अमेरिका आए। लेकिन ये एक पूरी दुनिया के लिए एक सोचने का मुकाम है कि ये आगे कहाँ दुनिया फिर दोबारा जहां से चीजें शुरू हुई थी सितंबर 11 के बाद
अगर चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं तो कोई अच्छी खबरें नहीं है मेरे ख्याल में। ये लेकिन आने वाले इस वक्त जो सबसे ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए वो तालिबान पे होना चाहिए कि उन्होंने गुड गवर्नर किस तरीके से इम्प्रूव करनी है और दुनिया को किस तरीके से बावर कराना है कि वो आइंदा आने वाले दिनों में ये डील का हिस्सा है कि वो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी को नहीं होने देंगे, रोकेंगे। अगर ये अमल नहीं कर सकते, क्योंकि इस हॉरर मूवी का ट्रेलर जो है वो काबुल बॉर्डर पे चल चुका है, वहां पे जो सुइसाइड अटैक हुए हैं वो एक ट्रेलर थे, लेकिन अगर वो ट्रेलर ज्यादा तेजी पकड़ता है तो फिर तालिबान, न सिर्फ तालिबान के लिए आगे आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी, और उस पूरे रीजन को बुखार होगा इस चीज़ का। उसमें ना सिर्फ वहाँ दहशतगर्दी होगी, ट्रेड उसका इम्पैक्ट होगा, सी पैक का प्रोजेक्ट उस पर इम्पैक्ट हो सकता है, और दूसरे कई मसाइल जो हैं वो चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान के लिए वहाँ बन सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रेशर तालिबान पे है कि वो किस तरीके से प्रूव करते हैं कि दे आर गुड तालिबान। अच्छा साजिद साहब, पाकिस्तान की तरफ आएंगे। एक बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया कि एक जनाजा जो उठाया जा रहा था वहां पे, वहां के जो वो सोसाइटी के मुतासरीन हैं उन्होंने जनाजा उठाने में रुकावट डाली। और ये पहली मरतबा हुआ है पाकिस्तान में ईडन हाउसिंग सोसाइटी के जो मालिक हैं डॉक्टर अमजद, अरबपति इंसान, जब उनकी वफात हुई और जनाजे उठाने का वक्त आया तो सैकड़ों की तादाद में मुतासरीन वहां पर पहुंचे। उन्होंने एहतजाज किया और जनाजा उठाने से रोका गया और मुबैना तौर पर 19 अरब रुपए की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है उन पर। और कहा यह जा रहा है कि बहुत से क्या कहते हैं उनको कि असर रसूख वाले अफराद के साथ रिश्तेदारियों की वजह से डॉक्टर अमजद जो है वो गिरफ्तारियों से भी अक्सर बेशतर बचते रहे, लेकिन जब वो गए तो खाली हाथ गए। आप क्या समझते हैं कि ये वाकया जो बाकी करप्ट लोग हैं उनके लिए इबरत का बाइस बन सकेगा? मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पाकिस्तान को किसी चीज़ का खतरा नहीं है सिवाय करप्शन के। पाकिस्तान को जिस तरीके से कैंसर की तरह करप्शन उस सोसाइटी में जा चुकी है, कल्चर का हिस्सा बन चुकी है, आपके डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। आप हर चीज़ से बच जाएंगे, आप दहशतगर्दी से आप बच गए, आप कोरोना से भी बच जाएंगे, बच गए हैं आप, जिस तरीके से इंडिया में हुआ आप उससे बच गए। लेकिन करप्शन आपकी ना जान छोड़ रही है ना छोड़ेगी। खान साहब का वाहिद मैंडेट था अकाउंटेबिलिटी, वो डिलीवर नहीं कर सके। हमेशा जब वहां पे जलजले की इमदाद आई आपने वो भी दुबई और लंदन ले गए। आपके ऊपर जब भी कोई चीज आती है वो सारी सीधी दुबई और लंदन चली जाती है। रीसेंट मिसाल आपने 2.7 बिलियन डॉलर फिर दोबारा कोविड आपको IMF ने दिया है, और मैं गारंटी करता हूं कि पाकिस्तान में नहीं रुकेगा पैसा, वो सब का सब लंदन हो जाएगा, दुबई। अब ये जो डॉक्टर अमजद का है, इस पे मैं समझता हूं कि ये पूरी पिक्चर है, ये एक केस नहीं है, ये पूरी पिक्चर है पाकिस्तान की जुडिशरी का, पाकिस्तान की करप्शन का। देखें, इंसाफ लेने गया और जस्टिस चौधरी साहब ने बच्ची दे दी, अपनी बच्ची का रिश्ता दे दिया। कौम इंसाफ लेने के लिए गई। आप 19 बिलियन की बात कर रहे हैं, 19 अरब नहीं है, रकम 23 अरब थी, 23 से 25 अरब रुपया, 13 अरब पे तो नैब राजी हो चुका था। और देखें उनकी ब्लीडिंग, जो उन्होंने जिस तरीके से डाका मारा, सिर्फ ईडन से नहीं मारा, साथ जफर गोंदल साहब का नाम भी आ रहा है उनके साथ, जिस तरीके से उन्होंने प्रोविडेंट फंड के ऊपर जो जिस तरीके से फ्रॉड किया। डॉक्टर अमजद वाला प्रोफेशनल लूटर। और अफसोस की बात यह है कि जुडिशरी के हमाम में सारे जज उनके साथ, जिस तरीके से जस्टिस कासिम साहब ने इंटरपोल का जो वारंट था जिसके जरिए दुबई में उनको गिरफ्तार किया गया था, उसको रोकना या उस वारंट को कैंसिल करने वाले इफ्तिखार चौधरी साहब के अपॉइंटेड जज थे जस्टिस कासिम। इस वक्त हम ये तो जरूर कहते हैं कि जी सियासतदान जो है वो करप्ट है, एस्टेब्लिशमेंट करप्ट है। मैं मानता हूं ये प्रूवन। जुडिशरी पे भी कभी किसी ने तवज्जो दी है कि किस क्राइटेरिया के जरिए जज अपॉइंट किए जाते हैं? अगले दिन जुडिशरी पे जिस तरीके से सिंध हाई कोर्ट से एक जज को 5वें नंबर से लेकर उनको सुप्रीम कोर्ट पे लाया गया है, उसके खिलाफ एहतजाज भी किया वकीलों ने, लेकिन उसका कुछ असर हुआ क्या? वो अपॉइंटमेंट रुक सकी है? वो इस वक्त सुना है तो एस्टेब्लिशमेंट के ज़हन में सिर्फ एक खतरा है कि काजी फैज कहीं चीफ जस्टिस ना बन जाए। इसके हवाले से कोई भी बंदा क्लैरिफिकेशन देने के लिए तैयार है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का इंसाफ और जुडिशरी कहां जाएगी। आज मुझे किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर भेजा कि 128 मुल्कों की जो जुडिशरी को एक स्टैंडर्ड चेक करने के लिए, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग 118 है, बेल्जियम नंबर 1 पे है।
कभी किसी ने सोचा है कि हमारी अदालतें कर क्या रही? कैंगरू अदालत जो बाहर पर जो वेस्टर्न कंट्रीज आपको कहते हैं कि ये कैंगरू अदालतें हैं, सिर्फ अमीर लोगों की जो है ये सिर्फ उनको फेवर देती हैं, तो इसके बारे में क्या मजाक है? या तो प्रूव करें आप। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कई केसेस चल रहे हैं। मैं बिलखसूस रिसेंटली जो देख रहा हूं, नूर मुकद्दम का केस जो है वो एक बहुत बड़ा टेस्ट है आपके पूरे सिस्टम के लिए, क्योंकि पैसा इतना पानी की तरह आना है। मैंने देखना है कितने जज उसमें पानी को रोक सकते हैं, कितने पुलिस वाले अफसर कितने उसको रोक सकते हैं। मैं समझता हूं पाकिस्तान ना सिर्फ जुडिशरी, पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी कल्चर, हर चीज के ऊपर सबसे बड़ा कड़ा इम्तिहान नूर मुकद्दम का केस है। मैं उसको डेली बेसिस पे वॉच कर रहा हूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं देखूं कि पाकिस्तान कहां खड़ा है, और मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इस इम्तिहान में हमारे जज जो हैं वो पैसों को रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे, पुलिस भी पैसों को रिफ्यूज नहीं कर पाएगी। उसकी एक वजह बताना चाहूंगा आज। जी जी। ज्यादातर मीडिया ने नहीं उठाया। आपको पता है कि जो जाहिर जाफर था, वो जब अभी थोड़ी सी उसकी तबीयत खराब हुई है तो उसको अडयाला जेल से पिम्स लाया गया। आपको पता है? और ये गैर कानूनी था उसको लाना पिम्स में। उस पे आपके मीडिया ने किसी ने उठाया? उसके ऊपर कुछ लोगों को नौकरियों से निकाला गया? नहीं। ये उसका एक छोटा सा ट्रेलर है। अभी बड़ी मूवी आगे चलेगी, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जुडिशरी या पाकिस्तान के आपके पुलिस वाले मेरे भाई जो हैं, वो इतने बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के पैसे को रिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा कड़ा इम्तिहान। अच्छा, साजिद साहब, एक और क्वेश्चन वजीर आजम के हवाले से करना चाहूँगी। वजीर आजम नवंबर के पहले हफ्ते में उनका दौरा शेड्यूल हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि वो बरतानिया का दौरा करेंगे, और इस दौरे के दौरान वो ना सिर्फ माहौलियाती कॉन्फ्रेंस बल्कि सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। तो आप क्या समझते हैं उनका ये दौरा पाकिस्तान के लिए कितना फ्रूटफुल होगा? मैं समझता हूं कि खान साहब को ज़्यादा दौरों पे निकलना चाहिए बाहर, और बिलखसूस यूरोप के दौरों पे बड़े अरसे से नहीं गए वो। उनको चाहिए यूरोप के ममालिक में जाएं, अपनी खारजा पॉलिसी, और आजकल के हालात में दो लोगों को बहुत ज़्यादा दौरे करने चाहिए, वज़ीर आज़म साहब को और कुरैशी साहब को, ताकि पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान की आने फॉरेन पॉलिसी और उनके अपने जो फ्यूचर अलायंस, जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, अपना एक पूरा ब्लॉक बनाए, लोगों को कन्विंस करें। यहाँ पे मैं खास कर कहना चाहूँगा इस बात को कि इमरान खान साहब का दौरा स्कॉटलैंड में माहौलियात की एक कॉन्फ्रेंस में, लेकिन आपके कई लोग जो हैं उसको रंग ये दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को लेने के लिए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। नवाज शरीफ साहब को अगर डिपोर्ट करना है तो लंदन या इंग्लैंड ने अपने रूल्स रेगुलेशंस की बेसिस पे करना है। खान साहब के पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि वो माहौलियात की कॉन्फ्रेंस में स्कॉटलैंड जाएं और वापसी पे नवाज शरीफ साहब को जहाज में साथ बिठा कर ले आए। दिस इज नॉट इट हैपन। ये इस तरह पाकिस्तान में नहीं होता। जो ताकतवर लोग होते हैं तो फिर ये दूसरे ममालिक में कैसे होना है। लेकिन ये एक तासर गलत किया जा रहा है। मैंने कई जगहों पे सुर्खियां पढ़ी हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इंग्लैंड लंदन नवाज शरीफ को लेने जा रहे हैं। वो अपनी मर्जी से आएंगे, उनके भाई डीलें कर रहे हैं। आप शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है, डीलों के मास्टर हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। वो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। डीलें कई हो रही हैं, कई हो चुकी हैं। तो ये अगले इलेक्शन तक कई चीज़ें आएंगी सामने के कौन आएगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्या हो रही है, सारी चीज़ें इट्स इन अ प्रोसेस। नवाज शरीफ साहब अपनी मर्जी से गए थे, नवाज शरीफ अपनी मर्जी से वापस आएंगे। उनको ना कोई ला सकता है, ना वो उनको लाने के लिए भेजा गया था। ये भी एक अदलिया के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि आपने एक सजा याफ्ता आदमी को ऐसी जगह भेज दिया जो आपकी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं है। ये किस अदालत में, मेरी समझ से बाहर है। कोई अदालत ये फैसला नहीं दे सकती, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी अदालतें मौजूद हैं। यहाँ पे भी अक्सर मुझे दोस्त व्हाट्सअप करते रहते हैं, कहते मजाक उड़ाते हैं कि यार यहाँ फैसला नहीं हो रहा तो इसको लाहौर हाई कोर्ट में ले जाओ, वहाँ से आपको फैसला मिल जाएगा। लेकिन क्या देखिए, दुआ की जा सकती है कि पाकिस्तान में, मैं हमेशा कहता हूँ, दुआ की जा सकती है कि पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर हों, वरना सी पैक अलोन पाकिस्तान की तरक्की में कोई किरदार अदा नहीं कर सकेगी। इस तरह मैं बार बार कहता हूँ, खान साहब आपने सी पैक न्यू खान नहीं चलानी, आपने वहाँ पे ट्रेड करना है। तो मैं दुआ गो हूँ पाकिस्तान के लिए और अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए। साजिद साहब, बहुत खरी खरी बातें करते हैं आप, और आपका तजिया सुन के बहुत हम लोग सोच भी रहे होते हैं कि जो सच्चाइयाँ वहाँ इतनी दूर, हजारों मील दूर अमेरिका में बैठ के आपको पता है, तो वो पाकिस्तानी अवाम को क्यों नहीं मालूम हो पाती हैं, और इसके ऊपर बोला क्यों नहीं जाता है।
एक और क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगी कि 2.7 बिलियन का कोरोना इमदादी फंड आईएमएफ की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन ये फंड भी कुछ माशी माहिरीन कह रहे हैं कि रुपए की गिरती हुई कदर को सहारा नहीं दे पाएगा और अगले कुछ महीनों तक रुपए की कदर में इसी तरह कमी जो है वो देखी जाएगी। अब क्या समझते हैं, रुपए की कदर क्यों नहीं बढ़ती है? हमारा रुपया बजाय ऊपर जाने के आए रोज उसकी कदर में कमी और डॉलर मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। कहाँ हम लोग देखते थे कि 100 रुपए 105 रुपए पे, आज से कुछ साल पहले की बात है कि डॉलर वहां पर था और अब जो है वो डॉलर 170 रुपए से वापस जाता है और दोबारा वहीं पर पहुंच जाता है। इसकी क्या वजह है? मेरी प्रिडिक्शन कैसे तो ये डॉलर 170 पे नहीं, 170 पे भी नहीं रुकेगा, 180 की तरफ जाएगी। उसकी वजह यह उस रीजन के अंदर हालात खराब हो रहे हैं। उस पर उसका जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर होगा उसका इंपैक्ट पाकिस्तान पे होगा। और पाकिस्तान किस तरीके से, मैंने आपको हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान को एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एक जामे कंप्रीहेंसिव कैंपेन की जरूरत है कि लोग पूरी दुनिया की इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता सके कि पाकिस्तान कहाँ चाहता है। बिल्कुल खान साहब का बड़ा अच्छा मैसेज था कि हम सिर्फ अमन के पार्टनर हैं, हम दहशतगर्दी के या जंगों के पार्टनर नहीं है। लेकिन इस चीज को बार बार दोहराने की, इंटरनेशनल दौरों पे जाने की, वो इतना इसको रिपीट करना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे ताकि लोग यकीन कर सकें। और दूसरा, इसको आपके डिप्लोमेटिक मिशंस पे तवज्जो दें। आपके एम्बेसडर जो होते हैं, आपकी हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं, उनका यह फर्ज बनता है कि मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स पे जाएं इंटरनेशनल लेवल पे और वहां पे लोगों को बताएं कि पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री। हम आगे मुस्तकबिल में ट्रेड चाहते हैं, इसको प्रमोट करें आप। लेकिन मैं इस चीज का जरूर अफसोस होता है कि हमारे सियासी लोग स्वाय इलेक्शनों से आगे जा नहीं पाते। आपके पास इंटरनेशनल लेवल के पोर्टफोलियो होते हैं लेकिन आपकी तवज्जो सिर्फ लाहौर में और मुल्तान में होती है। ये इस तरीके से आगे नहीं जाया जाएगा। पाकिस्तान नीड अ कम्प्रीहेंसिव कैंपेन टू टेल द वर्ल्ड कि हम लोग एक पीसफुल, पीस लविंग पीपल हैं और हम उस चीज़ से जो जितना हमने सफ़र किया है, हम वहाँ से निकल के अब ट्रेड की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से आपने कहा है कि बाहर से पैसे अब वो आ रहे हैं कोविड पे वैक्सीन, लेकिन अब देखें साथ जो डेल्टा वेरिएंट आया है, पाकिस्तान क्या उसके लिए तैयार है? पाकिस्तान में आपका हर शहर जो है वो सफ़र कर रहा है कोविड की वजह से। ये खान साहब को कोशिश करनी चाहिए कि वो 2.7 बिलियन जो है वो पाकिस्तान में रोक के रखें ताकि वो लोगों तक जा सके। वैक्सीनेशन को स्पीड अप करें। दोबारा बूस्टर शॉट अमेरिका में आ रहे हैं और वेस्टर्न हमारे अमेरिका में अप्रूव हो चुका है कि बूस्टर शॉट 8 महीने की पहली जो 2 डोजेज हैं उनके 8 महीने बाद बूस्टर शॉट की जरूरत होगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अभी उसके लिए तैयार नहीं है। इस वक्त मैं समझता हूँ खान साहब का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो 2.7 बिलियन जो है वो पाकिस्तान में रुके, वो दुबई और लंदन ना चला जाए। मैं समझता हूँ कि खान साहब को चाहिए कि वो बूस्टर के लिए तैयारी करें और जो डेल्टा वेरिएंट जो दोबारा एक वेव आई है उसकी कोविड की, उसके लिए तैयार करें लोगों को, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट को तैयार करें और कोशिश करें कि चीज़ें ट्रांसपेरेंट हों, लोगों को बताया जाए कि हम क्या कर रहे हैं, तब्दीली कितनी आई है, किस हद तक कामयाब हैं। क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, खान साहब को दोबारा पब्लिक से वोट लेने पड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि खान साहब मैं ज़ाती तौर पर, और मुझसे पूछे तो मैं खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो अपने इंडिविजुअल, अपनी ज़ात तक एक बहुत बड़ा समंदर है, एक बहुत बड़े लीडर हैं। लेकिन खान साहब को चाहिए कि अच्छी टीम भी बिल्ड करें और अगर तब्दीलियां लेकर आए हैं तो उसकी कैंपेन चलाएं, लोगों को बताएं कि आपने 3 साल में क्या किया है, पाकिस्तान ने क्या खोया है, क्या पाया है। और ये 2.7 बिलियन भी एक मैं उसी इम्तिहान का हिस्सा है। खान साहब को चाहिए कि लोगों के सामने इसको एक शीशे की तरह रखें कि कहाँ से आया था और हमने कहाँ लगाया है। अच्छा साजिद साहब, अभी आपने वैक्सीन के हवाले से बात की। वैक्सीन के हवाले से भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज पाई जा रही हैं। कुछ ऐसी वीडियोस जो बैरून मुमालिक से सामने आती हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, वैक्सीन जो है वो अगले 2 साल में खतरनाक साबित हो सकती है, कोई इस तरह की चीजें। तो मैं चाहूंगी एक शॉर्ट सा आप वैक्सीन के हवाले से हमें नाजरीन को बताइए कि ये वैक्सीन कितनी जरूरी है और सब लोग जो हैं वो उनके लिए ये आगे चलकर कितनी इफेक्टिव हो सकती है। मैं समझता हूं कि अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी 2 हफ्ते पहले एक रैली में उन्होंने कहा कि वैक्सीन मैंने लगवाई है और अगर इसका कोई इम्पैक्ट हुआ तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो अगर मुल्कों के सदूर इनको लगवा रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप सबको लगवानी चाहिए। जो जिस तरह के ये लोग ये इसको रूमर्स इसके छोड़ते हैं कि वैक्सीन हराम है, इसके करने से बाद में बच्चे नहीं होंगे वैक्सीनेशन, ये सारे रूमर्स हर दवाई के लिए। पहले जब पेंसिलिन आई थी उसके बारे में ये कहते थे, लाउड स्पीकर के बारे में भी इस तरह की बातें करते थे। लेकिन मेरे ख्याल में
जो मेरे ज़ाती तजर्बे के हिसाब से जिसने वैक्सीन लगाई होती है उसको अगर दोबारा कोरोना भी होता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होता, मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेरे ख्याल में मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तानी भाइयों से कि ना सिर्फ वैक्सीन की दोनों डोजें लगवाएं, बूस्टर शॉट भी लगवाएं और एहतियात जितनी भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करें। और मैं यहाँ एक आखिरी रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन के हवाले से हमारे जितने कारोबार सफ़र किया है, जिन लोगों की नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं, जिन लोगों के कारोबार कमज़ोर हो गए हैं, हमारे लोगों पाकिस्तानी भाइयों को चाहिए उनका भी ख्याल रखें, अपनी कर्ट स्टैंड करें और दुआएं कमाएं उनसे, उनकी खिदमत करें। बहुत शुक्रिया साजिद साहब, आपका बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस हर टॉपिक के ऊपर हमें मिलता है सुनने को। और नाज़रीन से हमारी गुजारिश होगी कि अगर वो कुछ इसमें पूछना चाहते हैं प्रोग्राम में, उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका वो जवाब चाहते हैं और साजिद साहब से बात करना चाहते हैं, तो वो भी हमसे ज़रूर रब्ता करें। अगले प्रोग्राम में हम कुछ और टॉपिक्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।